देखो, अभी तक मान लो आपने कहा कि सर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए आप एटॉमिक नंबर क्या लिखते हो? 1। अगर हमने कहा कि एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, आपने क्या कहा? हीलियम का। आपको 20 तक ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर याद होंगे। जैसे हमने कहा 12 किसका है, आपने कहा कि सर 12 मैग्नीशियम का है। 13 किसका है? 13 आपने कहा एल्युमिनियम का है। अब अगर 100 से ऊपर के एलिमेंट्स हैं, उनके नाम कैसे लिखोगे? क्योंकि जो 100 के ऊपर के एलिमेंट्स हैं बेसिकली मेन एलिमेंट्स हैं, या वो एलिमेंट्स हैं जो अभी तक रिसर्च डिस्कवर नहीं हुए हैं, किसी साइंटिस्ट के नेम पर, किसी साइंटिस्ट के नेम पर हैं। तो अगर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के नाम लिखने हो तो कैसे लिखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट्स having more than 100 atomic number, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज्यादा हैं, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैसे उनके नाम लिखेंगे। हमने कहा अगर मान लो लिखा 103, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपको याद नहीं करना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। मेडिकल में भी एक आध बार क्वेश्चन आया है कि 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स का नाम बताइए, या कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे दिया और बोलेगा कि आप इसका नाम बताइए। तो हम आज 100 एंड प्लस एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई जीरो आ जाए, जीरो के लिए वर्ड यूज करते हैं नील। क्या यूज करते हैं? नील। 1 आ जाए तो 1 के लिए यूज करते हैं अन, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। 2 के लिए यूज करते हैं बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेन, 6 के लिए एक्स, 7 के लिए सेट, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए एन। ये आपको पता होना चाहिए। अन, नील, जीरो के लिए नील तो पता ही है, जीरो कुछ ना हो तो क्या लिखते हैं? नील। अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेप्ट। लेकिन यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? सेप्ट। हेप्ट और सेप्ट में जनरली जब आप यूज करते हो कहीं भी तो क्या लिखते हैं? 7 के लिए हेप्ट, ना कि सेप्ट। लेकिन यहाँ हेक्स में एच से स्टार्ट था, अगर हम हेप्ट करते तब भी किससे स्टार्ट हो जाता है? एच से। इसीलिए हमने पहला वर्ड जो पहला लेटर है वो सिमिलर ना हो जाए, इसलिए क्या यूज करते हैं यहाँ? सेप्ट। उसी तरह से 9 के लिए नॉन यूज करते हैं। तो एन ऑलरेडी आ चुका है जीरो में, इसलिए 9 वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। अब कैसे नाम लिखते हैं उसकी बात करते हैं। मान लो पहला लेटर है, यानी हमारे पास कोई एलिमेंट्स है 103, इनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स का नाम लिखना होता है, इंडिविजुअल नंबर्स का। पहला क्या है? 1 को क्या यूज करते हैं? अन। तो क्या लिखोगे? अन, लिख दिया। फिर क्या है? तो क्या यूज करते हैं? पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल। तो अन हो गया 1 के लिए, 0 के लिए नील, फिर ट्राई। अब ट्राई जो वर्ड है, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसमें आई यू एम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई यू एम। तो क्या हो जाएगा? यू एम। तो क्या हो गया? अनिल ट्राइयम। क्या हो गया? अनिल ट्राइयम। मान लो एक 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 है, इसका नाम लिखे हैं तो पहला अन, फिर अन, और फिर क्या लगा दें? आई यू एम। आई यू एम। यहाँ ऑलरेडी आई था इसलिए हमने आई नहीं लगाया। बेसिकली क्या यूज करते हैं? आई यू एम। तो क्या बन गया? अन अन अनियम। अन अन अनियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा यू यू यू, पहला लेटर लिखते हैं सभी का। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? यू एन टी। इस तरह से आपको लिखा होगा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है।
मान लो लिखा हुआ है 109, क्या हो जाएगा? अनमिलेनियम, मतलब UN हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो भी एलिमेंट 100 से ऊपर के हैं उनका कुछ नाम नहीं, ऐसे आपको याद करना है। मतलब याद क्या, समझना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? 0 होगा तो नील, 1 होगा तो अन, 2 होगा तो बाय ट्राई, या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बस चेंज काम करना है। 7 के लिए सेट, यानी मान लो लिखा 100 यानी 100, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? अननिलियम, यानी कि UN है ना। 110 तो अननिलियम, यानी कि UN, यही होगा। बनाओ, लिखो इसको जल्दी से, नोमेनक्लेचर खत्म। पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा, आज बाकी का पार्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नक्षत्र जी कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स हैं, ये थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे क्या सर? हाँ सर, 7 ग्रुप हैं। वेरी गुड। भाग खा कर आया है क्या? 7 पीरियड है। और पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स बताए थे, जिसका नाम आपने क्या बोला था कि सर इसका नाम बोल देना ग्रुप। अब आपकी हम बातों को कैसे टालते, इसलिए 18 वर्टिकल कॉलम जिसका नाम क्या था? ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसका नाम क्या था? पीरियड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स अरेंज्ड है, यही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको क्या नाम दिया गया था? ग्रुप। इनको क्या कहते हैं? ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। इन दोनों को हमने नाम दिया था एस ब्लॉक। इन 10 को क्या नाम दिया था? डी ब्लॉक। और इनको क्या नाम दिया था? पी ब्लॉक। यही कुछ बोला था। एफ ब्लॉक नीचे था, केमिस्ट्री जरूरत नहीं इसलिए नहीं बनाया। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनको नाम दिया गया था पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था कि 18 वर्टिकल कॉलम्स जिसका नाम क्या कहते हैं? ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, होते हैं। क्लियर है ना तक? खड़ी लाइंस को क्या कहते हैं? ग्रुप। बड़ी लाइंस को क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो ऐसे आप रख लेना, बड़ी लाइंस यानी कि पीरियड्स यानी पीपी। अब इसमें हमने कहा था जब आप ऊपर से नीचे जाते तो आपका ग्रुप जो है ना सेम रहता। देखो यहाँ की बात करें तो पहला ग्रुप है, पहला पीरियड है। यहाँ पर आ जाए तो पहला ग्रुप ही है, लेकिन पीरियड कौन सा हो गया? सेकंड। यहाँ आ जाए तो ग्रुप अगेन कौन सा है? पहला है, लेकिन पीरियड कौन सा हो गया? थर्ड। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो तो आपका ग्रुप सेम रहता है। सेम रहता था, यही लिखाया था। पीरियड आपका क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। हाँ है ना? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो आपका पीरियड सेम रहता था, ग्रुप चेंज होता था। यहाँ पर है कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप है और फोर्थ पीरियड है।
यहां पर आ गए अंकित, कौन सा पीरियड कौन सा ग्रुप हो गया? सेकंड ग्रुप हो गया। और पीरियड अगेन कौन सा है? फोर्थ। यहां की बात करें तो ग्रुप कौन सा हो गया? पीरियड कौन सा हो गया? जो बड़ी वाली लाइन हो पीरियड बताता है ना। सिमिलरली आप यहां आ जाओ तब भी पीरियड 40 होंगे, लेकिन ग्रुप कौन सा हो गया? 13। यहां 12 11, बट पीरियड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये हमने लिखाया हुआ है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर है? तो क्या लिखाया था? टॉप टू बॉटम ग्रुप remains same but period increases, left to right period remains same but group increases। यही था। फिर इसके बाद बताया था जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता था? जब हम यहाँ हैं इसका मतलब कौन सा पीरियड है? 1, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर से एक पीरियड। रेडियस कितना हो गया? यहाँ हो गया इतना। जब आप यहाँ आ गए तो दूसरा सेल भी आ गया, तो रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया कि घट गया? जब आप यहाँ आ गए तो एक और सेल आ गया, ये कुछ बताया था, तो रेडियस क्या हो गया? और बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये था कि हमने बताया था जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपका रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? उसके पीछे का रीजन आपको बताया था, क्योंकि पीरियड ऐड होती जाती है, पीरियड यानी कि सेल ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है यहां तक? हमने एक और चीज बताई थी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घट जाएगा। याद हो या ना हो, जिसको समझ में आता है ठीक है, जिनको समझ में भी नहीं आया एटलीस्ट आपको याद रखना, अगर ऊपर से नीचे कोई चीज जाकर बढ़ रही है तो लेफ्ट टू राइट 101% क्या होगी? घटेगी। यानी अगर साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वैसे आप लोगों को बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से साइज घटता है। क्लियर है यहां तक? हाँ ना, यहां तक कोई दिक्कत? फिर बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें हमने बताई थी। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। एक बात बताओ, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी ये न्यूक्लियस है, मान लो 7वां से लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसके बीच भी बॉन्ड बना होगा, हाँ ना? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसके बीच बना? यहां पर या यहां पर? ये है न्यूक्लियस यानी कि प्लस, ये है इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बनेगा, हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसके बीच बॉन्ड बना होगा। यहां भी न्यूक्लियस है तो प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा? बॉन्ड बना होगा। बना होगा नहीं बना होगा? लेकिन इनके बीच डिस्टेंस कम है तो जो बॉन्ड बना होगा वो स्ट्रांग बना होगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। और जब साइज बड़ा होता जाएगा तो बॉन्ड कैसा होता जाएगा? वीक होता जाएगा। हाँ है ना? बॉन्ड वीक होता जाएगा नहीं होता जाएगा? इतना मान गया नहीं माने? समझ में आया इतना? कितनी है समझ में? तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो तब एनर्जी ज्यादा लगेगी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो तब एनर्जी ज्यादा लगेगी? जब यहां से निकालना हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी। जब यहाँ बॉन्ड वीक है, इसको तोड़ने के लिए आसानी से टूट जाएगा, यानी एनर्जी कम लगेगी। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसी के आगे का कॉन्सेप्ट, एक टर्म होता है मेटल्स। क्या होता है? मेटल्स। मेटल होता क्या है? अगर कोई पूछे कि बताइए मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बताओगे? प्राची जी बताइए एक आध मेटल्स की प्रॉपर्टी। कंडक्टर है, ठीक है, और ठीक है, ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। और कुछ बताइए, कोई भी बताओ जो हमारे काम की चीज हो। बताओ, पॉइंट्स बताते हैं। इलेक्ट्रॉन को वो करते हैं, क्या ओ का मतलब क्या होता है? मतलब देते हैं, शेयर देते हैं,
यानी जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनर, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनर, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। अब मैं आपको कुछ मेटल्स के नाम बता रहा हूं, जैसे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। आप कहते हो कि सर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? दे दे। तो क्या करना पसंद करेगा? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पसंद करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना पसंद करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये दूसरा सेल है, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन्स है? दूसरे सेल में, यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। हाँ है ना? इनके बीच बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना? बॉन्ड तो बना होगा। इसी के साथ साथ सोडियम के बारे में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये भी देना चाहेगा लेना चाहेगा? देना चाहेगा। ये हो गया इसका पहला सेल, 2 हो गया। दूसरा सेल इसमें 8 है और ये हो गया तीसरा सेल जिसमें कितने हैं? 1। हाँ है ना? इसके बीच भी बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? अब बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। कितना होता है? 19। 2, 8, 1। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। लेकिन आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले सेल में है? 4th वाले सेल में है कि नहीं है? तो जब भी 4th वाले सेल में तो आप बनाओगे चौथा इलेक्ट्रॉन्स कहां होगा? चौथे सेल में होगा, यानी पहला लास्ट वाला। 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड इसके बीच भी बना है, बना नहीं बना है? हमने 3 कंडीशंस, एक कंडीशंस किया हमने लिथियम का 2 ही सेल है। दूसरी कंडीशन ले ली हमने, अच्छा ये लिथियम पे यहां बना, लिथियम का यहां जिसमें 2 सेल हैं, सोडियम का 3 सेल है और पोटेशियम में कितने सेल हैं? 4 सेल। सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सब देना ही चाहते हैं। सबसे पहले कौन देगा? सबसे पहले कौन देगा? पोटेशियम या लिथियम? एक्चुअली सबसे पहले कौन देगा ये क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जा सकता है ये क्वेश्चन है। बॉन्ड तो सभी ने बना रखा है, देना कोई भी डायरेक्टली नहीं चाहता, लेकिन हम कम से कम एनर्जी लगा करके सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हैं? वो है पोटेशियम। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड वीक है, और जब बॉन्ड वीक है तो एनर्जी कम लगेगी। थोड़ी सी भी हम मेहनत कर दे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? साहिल निकल जाएगा। है ना? जबकि यहाँ भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट समस्या ये है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ वो क्लोज है, और जब क्लोज है तो क्या ये आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा? इसके किसी के पास कुछ आ जाए तो आसानी से कोई देना नहीं चाहता, वो छीनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छीनना पड़ता है। तो बस वही कहानी है। तो आपने कहा कि सर साइज जिसका जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से निकलेगा या उतना मुश्किल से निकलेगा? आसानी से निकलेगा, यानी वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी में है, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे वो उतना अच्छा क्या होगा? मेटल या नॉन मेटल? मेटल होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे कि मुश्किल से निकलेंगे? आसानी से निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे तो उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ होता है लिथियम, यहाँ होता है सोडियम, यहाँ होता है पोटेशियम। इन तीनों में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा मेटल पोटेशियम है कि नहीं? फिर उसके बाद सोडियम है कि नहीं? उसके बाद देन लिथियम है कि नहीं? क्योंकि मेटल वही अच्छा जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। और जैसे नीचे आओगे यहाँ रुबिडियम है, सीजियम है, तो ये और अच्छे मेटल बनते जाएंगे नहीं बनते जाएंगे? जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा
इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब उतना अच्छा क्या है, मेटल। तो आपने क्या सीखा कि सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है, घटता है, और जब साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देने नहीं लेने की होगी। समझ में आ गई बात। तो आज का पहला पॉइंट लिखिए, मेटेलिक नेचर या मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ गया, नहीं आया? सबका कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना, साइज से होगा, तो साइज आपको पता है तो सब कुछ पता है। मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड decreases from left to right। टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है यहां तक, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या परेशानी है मेटेलिक कैरेक्टर में? इसी से रिलेटेड एक टर्म है रिएक्टिविटी। क्या, रिएक्टिविटी। मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं कि नहीं होते? आपने 9th में पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो रिएक्शन करके आग वाग लगा देता है। वो गाना भी है, पानी में आग लगाई है ना, कुछ कौन सा गाना था, गाना नहीं याद आ रहा है। तो बेसिकली जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना अच्छा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आप किसी के साथ शेयर कर लो इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर दो इलेक्ट्रॉन। तो जितना जल्दी आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसका मतलब आपको उसकी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी समझ में आ रही है। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही सेम चीज छाप लो रिएक्टिविटी में भी, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। छापो जल्दी से, नहीं आया समझ में रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट? मेटल ही क्या है, रिएक्टिव्स हैं। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा। डन। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। एक और टर्म है रेड्यूसिंग नेचर या रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है या रेड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रेड्यूसिंग एजेंट। जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है वो होता है उसका ऑक्सीडेशन। यानी मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, दिया है, तो उतना अच्छा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, रेड्यूसिंग नेचर कहलाता है, रेड्यूसिंग पावर कहलाता है। सबका मतलब एक ही है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब वो रेड्यूसिंग पावर है, इसका मतलब वो रेड्यूसिंग नेचर का है, रेड्यूसिंग कैरेक्टर का है। समझ में आ गई बात? और ऑक्सीडेशन होता किसका है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसलिए मेटल्स आर रेड्यूसिंग इन नेचर। तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर, रेड्यूसिंग नेचर भी सेम चलेगा। जहां जहां मेटल्स कैरेक्टर बढ़ेगा
वहां वहां रेडिशिंग कैरेक्टर्स भी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट भी सेम, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? सब मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि सब साइज पर डिपेंडेंट। डन। एक और पॉइंट है बेसिक नेचर। मेटल्स एसिड होते हैं बेस, मेटल्स बेस होते हैं कि नहीं होते? मेटल्स कौन से नेचर के होते हैं? बेस। तो जहां जहां मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वहां वहां क्या बढ़ेगा? बेसिक कैरेक्टर्स भी बढ़ेगा। तो जहां जहां मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा तो बेसिक कैरेक्टर भी वहां वहां क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप लिख लो बेसिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। नया समझ में आपने क्या देखा कि सर मेटेलिक नेचर, रिएक्टिविटी, रेडिशिंग नेचर, बेसिक नेचर सब एक ही बात पर डिपेंड करते हैं, इसलिए टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ, है कोई दिक्कत? एक टर्म है, अच्छा टर्म से पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। मेटल का उल्टा, तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम घट रहा होगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, पहला केस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नेचर स्टेबिलिटी। फिर बेस का उल्टा क्या होता है? एसिड, एसिडिक नेचर। रेडिशिंग का उल्टा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यही होगा ना। और ये रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी दिया क्या? ये रिएक्टिविटी करना, इसको रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, हम रिएक्टिविटी किसकी बात कर रहे हैं? नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। यहां भी थोड़ा चेंज कर लेना, रिएक्टिविटी दिया था, रिएक्टिविटी। ये सारी की सारी चीजें, यहाँ की जो रिएक्टिविटी है वो नॉन मेटल की है, याद रखना। यहाँ की जो रिएक्टिविटी है ये मेटल्स की है। तो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती थी, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी जो आपने यहाँ लिखा है इन सब में लिख लेना, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज। ये चैप्टर एक पेज में पूरे कंफ्यूजन में है। ये देखो, नॉन मेटेलिक नेचर, एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये रिएक्टिविटी और ये रिएक्टिविटी में फर्क है। ये रिएक्टिविटी मेटल्स की है, ये रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की है। क्लियर है? यहां तक कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट पता होगा, अपने आप सब पता चल जाएगा, एक दूसरे से सब कोरिलेटेड हैं। लक्ष्य, तेरे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तू अपने दोस्त के साथ कुछ शेयर किया हो, कोई चीज खरीदी हो शेयरिंग से, और बाद में लड़ाई होने पर उसने बोला वजह नहीं देंगे तुझे चीज, अब तेरा काम खत्म, ऐसा हुआ? साहिल, अंकित, प्राची, पक्का? किसी के साथ नहीं? चलो अच्छा। हाँ, एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हुआ? साहिल और नक्षत्र ना अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों ने सोचा यार बुक जो है या दूर पड़ता है घर से, कोचिंग तो ऐसा करते हैं कि स्कूटी खरीद लेते। इन दोनों ने 50-50% करके क्या कर लिया? स्कूटी खरीद लिया। दोनों एक एक खरीदने से अच्छा है एक ही जगह जाना, एक ही जगह रहते हैं तो बेटर है कि एक ही स्कूटी से दोनों काम चला लेते हैं। अब
बहुत दिन तक अच्छा चल रहा था, कुछ दिन बाद हो गई लड़ाई। अब साहिल ने कहा ऐसा है, अब इसमें तेरा कोई समस्या नहीं है, अब ये पूरी स्कूटी किसकी हो गई, हमारी हो गई। उसने क्या किया साहिल ने, छीना है। कौन से पैसे को छीना है, जो शेयर थे, जो पहले नक्षत्र के पास पैसे थे उसको शेयर वाले पैसे छीना है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को छीनने की कहानी को बताता है। किसकी कहानी को बताता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को छीनने की कहानी। है पूरे चैप्टर्स में, सिर्फ 11 के में नहीं, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिना आपको केमिस्ट्री समझ में आगे नहीं आएगी। हमेशा केमिस्ट्री में या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन्स लिया जाता है। कई बार शेयरिंग वाली कंडीशंस भी होगी, जब इलेक्ट्रॉन शेयर में थे और फिर कोई अपनी तरफ खींच लिया, वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होंगी। इससे रिलेटेड हजारों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझ में आ गया तो केमिस्ट्री का समझो 1000 कॉन्सेप्ट्स आपको। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो। ये था ए और ये था बी। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2। एक इलेक्ट्रॉन्स ए का है और एक इलेक्ट्रॉन्स किसका है, बी का है, तभी तो शेयर होगा ना। शेयर का मतलब क्या होता है, दोस्ती वाला बॉन्ड। आप भी आधा लगाओ आधा हम लगाते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का। जब इन्होंने शेयर किया तो जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में आने चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की नहीं आने चाहिए। ना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग। कभी डाउन साइड जाओ, हर एक चीज हर किसी के पास नहीं होती। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और दोनों बीच में रखे हुए दोनों के, कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यूज करना दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। या आपने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में शेयरिंग नेचर बना। यहाँ उससे थोड़ा सा अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था प्राची, एक दिन हो गई लड़ाई। तो अब हुआ ये, जब लड़ाई हो गई तो ए वाला थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था। ए वाले ने कहा ऐसा है, अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास आएगा ही, तेरा भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएगा। यानी ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी एक इसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इस वाले का इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का चार्ज। क्यों माइनस का चार्ज आया, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर है। और बी पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हट गया। अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब उसमें 10 प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। तो सपोज पहले बी में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 प्रोटॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ए ले लिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9। प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन कितने रह गए, 10। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तो बैलेंस हो गया, बचा एक प्रोटॉन। तो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। छीनने वाला कौन है, ये है। इसके पास भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो 15 इलेक्ट्रॉन थे और 15 ही प्रोटॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा ले लिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। तो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन क्या हो गया, बैलेंस। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो एक माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक क्या आ गया, माइनस चार्ज, यहाँ पर एक क्या आ गया, प्लस चार्ज। समझ में आ गई बात। ये वही करेगा जो पावर। और केमिस्ट्री के 4 सबसे बड़े बाहुबली कौन से हैं, फोन कॉल। आज की डेट में फोन सबसे बड़ा बाहुबली। आप क्या याद रखोगे, फोन कॉल। एक फोन कॉल से दुनिया इधर उधर हिल जाती है। अगर प्राइम मिनिस्टर का कॉल आएगा तो सब इधर उधर हिल जाएंगे, नहीं हिल जाएंगे। एफ फॉर क्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन, सी एल फॉर क्लोरीन। क्लोरीन केमिस्ट्री में कभी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए जब कभी भी किसी के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, हमेशा क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ऑक्सीजन क्लोरीन के अलावा हमेशा सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा,
लेकिन जब क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि आप देखो क्लोरीन भी ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी तक हम जब 9th 10th में पढ़ते थे ना, ऊपर हमेशा लगाते थे 2 नेगेटिव चार्ज लगाते थे ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2,6। आप कहते थे सर ये तो 2 ले ले, ये तो 6 दे दे। आप कहते थे सर 6 देना मुश्किल है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। वो 9th 10th की बात है। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी होगी, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल या हमसे कम पावरफुल। अगर हमसे ज्यादा पावरफुल है तो हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उस केस में हमारे पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा उस केस में पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। बाकी हर केस में क्या आएगा नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रोजन तीसरे नंबर का, क्लोरीन चौथे नंबर। ये तो रहा जनरल जो 4 के बारे में। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ता है और कब घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है छीनने की टेंडेंसी। क्या करने की टेंडेंसी? छीनने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जब न्यूक्लियस से आप ज्यादा क्लोज होगे तब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे, न्यूक्लियस से दूर रहोगे तब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपका कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर या सीएम से है, आप किसी को भी जाकर धमका दोगे, 2-4 थप्पड़ जड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो न्यूक्लियस यानी जो सेंटर में बैठा है ना, उसके साथ आपका कनेक्शन है, वो आपको टूटने नहीं देगा। आए ना। लेकिन अगर हम आम आदमी जाएंगे तो हमें प्राइम मिनिस्टर पहचानते ही नहीं है। अगर हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की भूल दें कि हमारे अंडर में प्राइम मिनिस्टर है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे और प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिस्टेंस क्या है ज्यादा है ना। अब स्कूल में ही देखो, 2-4 बच्चे होते हैं जो कहते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी को भी डराते रहते हैं, क्योंकि उनको पता उनका एक गैंग है, यानी कि जो गैंग है उनके अंदर क्या है सपोर्ट, कि चलो हमारा जो सेंटर है ना वो कहीं भी चैन हाफी लेकर के। एक बच्चा नॉर्मल सा बच्चा है, साइज जैसा बच्चा, 7 बच्चा पढ़ने वाला, तो सोचेगा छोड़ो यार दे देते हैं कोई बात नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पावरफुल हो और न्यूक्लियस से कितना ज्यादा आप क्लोज हो। जितना ज्यादा आप न्यूक्लियस से क्लोज हो अंकित, न्यूक्लियस आपको टूटने नहीं देगा, क्योंकि बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, खींचने की टेंडेंसी में होगे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने। आए ना। अगर ये लूज खींच रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, इसलिए वो खींच रहा है, अदरवाइज वो खींच नहीं पाता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जो आपके पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो वैसे इलेक्ट्रॉन खींच ले वो नॉन मेटल, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच ले वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा। तो आप बताओ, 2 मिनट रुक लो, पहले लिखो मत बोलो। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियस से हमारी दूरी हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के मूड में नहीं रहेंगे। इसीलिए जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, इसीलिए न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगा। तो आप क्या याद रखोगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, नहीं आ समझ में। और बाकी ये 4 याद रख लेना, फोन कॉल ये अलग से। अब समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन प्लस भी शो कर सकता है, माइनस भी शो कर सकता है, डिपेंड करता है किसके साथ बॉन्ड बनाया है। अब वो सब कहानी खत्म। हर कोई एलिमेंट, क्लोरीन के अलावा हर कोई एलिमेंट प्लस माइनस दोनों शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाए हैं, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ या अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। अपने से ज्यादा के साथ है तो देना पड़ेगा, कम के साथ है तो लेना। क्लियर है?
लिया तो माइनस, दिया तो प्लस। डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसी से एक उल्टा होता है, एक मिनट में लिखने का टाइम पूरा नहीं दिया, परेशान मत। अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। जब एक ने दिया तो दूसरे ने क्या, एक ने लिया तो दूसरे ने क्या किया होगा, दिया होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कभी पूछ ले तो आप समझ जाओ कि नेगेटिविटी का अपोजिट क्या है। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक समझ में आ गया अच्छे से? लिखिए।